प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों को कोनू नेशनल पार्क में छोड़ा। इस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को खास बनाने के लिए मोदी खुद कोनू नेशनल पार्क में रहे। बिग कैट फैमिली का हिस्सा चीता एकमात्र ऐसा बड़ा मांसाहारी जानवर है जो भारत में पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था। चीतों के विलुप्त होने की बड़ी वजह इनके शिकार को माना गया। इसके अलावा रहने का ठिकाना ना होना भी चीतों के विलुप्त होने की वजह माना गया। तमाम रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि कभी भारत में 1000 से ज्यादा चीते होते थे। 1947 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इनकी फोटो भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में है। उस दिन के बाद से भारत में कभी भी चीते नहीं दिखे। अब 75 साल बाद 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया है। चीता इज बैक। नर 5.5 साल, नर 5.5 साल, नर 4.5 साल, मादा 2.5 साल, मादा 4 साल, मादा 2 साल, मादा 5 साल, मादा 5 साल। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मनसोलासा में सबसे पहले चीते का जिक्र है। इसे सन 1127 से 1138 के बीच शासन करने वाले कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वरा तृतीय ने तैयार कराया था। कहा जाता है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है जिसका अर्थ चित्तीदार होता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह ने चीतों को लेकर एक किताब लिखी है। इसका नाम द एंड ऑफ ए ट्रेल द चीता इन इंडिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अलग अलग राजाओं के शासनकाल में चीतों की मौजूदगी देखी गई है। कहा जाता है कि 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के समय देश में 10,000 से ज्यादा चीते थे। 1947 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। अब 75 साल बाद देश में एक बार फिर से चीते की वापसी हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि चीते की बुलेट रफ्तार की वजह क्या है, उसकी बायोनोमिक्स क्या है, क्यों वह बाघ और शेर को भी पछाड़ देता है। हर सेकेंड में 4 छलांग लगाता है चीता। ऐसे लोग मौजूद थे, तमाम बैंक के लोग मौजूद थे, तमाम जो है बिजनेसमैन मौजूद थे। उसको लेके आज चर्चा हुई है। मैं बात करूंगा धनंजय सर से कि किन किन मुद्दे पे बातचीत हुई है। नमस्कार। आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक पे चर्चा की है। आज हमने बात किया मनी मैनेजमेंट को लेके, आज हमने बात की फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, आज हमने बात की सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है और आज के डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों हो गया है। क्योंकि आज देखेंगे कि जिस तरीके से आज का हमारा सिनारियो है, आगे क्या होता था, इन्फ्लेशन एक हमारे लिए कंसर्न था। आज के डेट में इन्फ्लेशन तो एक कंसर्न है, उसके साथ में हमारी लाइफस्टाइल के खर्चे भी ऐड हो गए हैं, उसके साथ में हमारे हेल्थ के खर्चे भी ऐड हो गए हैं, उसके साथ में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं टैक्स भी आज हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि अगर इस सब्जेक्ट में आज हम फोकस नहीं करें तो आने वाले भविष्य में शायद हमारा फाइनेंशियल गोल हम अचीव नहीं कर पाए। तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अलाइन करना है, बैलेंस करना है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है जो आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गाइड कर सके, हैंडल कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो ऑनलाइन गूगल के माध्यम से सीख लेते हैं। यस, आप वो माध्यम से भी सीख सकते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ है कि वहाँ पर आपको फुल नॉलेज नहीं मिलती है और हाफ नॉलेज जो होता है काफ़ी डेंजरस होता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा एक बेहतर निवेशक बनने के लिए। जैसे सर हम एफडी जो है ज़्यादा लोग चूज करते हैं कि एफडी करना, तो क्या उन लोगों को लिए क्या राय आप देंगे कि म्यूचुअल फंड के लिए क्या? हर एसेट क्लास का एक इंपॉर्टेंस होता है। एफडी अपनी जगह सही है, प्रॉपर्टी अपनी जगह सही है, गोल्ड अपनी जगह सही है, लेकिन आपको ये समझना है कि जब मैं एक डिपॉजिट करता हूँ जिसमें मुझे 5% का ब्याज मिलता है और उसमें मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो 5% के ब्याज में अगर मुझे 30% का इनकम टैक्स देना पड़े तो मेरे हाथ में सिर्फ 3.5% आता है। और अगर महंगाई 7% है और अगर मेरे को ब्याज 3.5% मिल रहा है तो सालाना मुझे 3.5% का ऐसे ही नुकसान हो रहा है। तो आपको आज निवेशक समझना है कि मैं जब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करूं तो मेरे को इस तरीके से करनी है ताकि पैसा बने, इन्फ्लेशन को एटलीस्ट वो बीट करे।
तो अगर आपकी अवधि काफ़ी छोटी है, 6 महीने, 3 महीने, साल भर, ठीक है। आप अगर एक प्रोविज़न करना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जहाँ पर आपको पैसा 1 साल, 2 साल, 3-4 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम में चाहिए, तो आपको उस एवेन्यू में जाना है जहाँ पर आपको रिटर्न बेहतर जनरेट होता है। सर टर्म प्लान में होता है इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेस्ट होता है उसमें? एसआईपी या लमसम टर्म प्लान। जैसे टर्म आपको ईयरली हर ईयर देना होता है, आप कुछ वन टाइम होता है कि आपको मिल जाता है, तो उसमें बेस्ट कौन होता है? ओके, तो जब हम बात करते हैं, दो है। अगर आप म्यूचुअल फंड के एंगल से बात करेंगे तो एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। लमसम का मतलब होता है कि हर महीने, हर एक बार में आप एक बड़ा मोटी रकम दे रहे हैं। सपोज आपको एक बोनस मिला 1,00,000 रुपए का, आपने मोटी रकम डाल दी, वो सब कहते हैं लमसम। और अगर आपके सपोज महीने की सैलरी है 20,000 रुपये, उसमें से आप 2,000 रुपये बचा रहे हैं, और वो जो 2,000 रुपये बचा रहे हो वो आप यूज़ कर रहे हैं और वो आपके मे बी लॉन्ग टर्म फ्यूचर को एक गोल अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं एसआईपी। दोनों माध्यम अच्छा है। जैसे आप पूछेंगे कि सर एक कप में जो है कितना चम्मच चीनी डालना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपको मिठास कितनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि यस मुझे ज़्यादा चीनी चाहिए, तो आप 2 चम्मच डालेंगे। वैसे अगर आपका गोल बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको अमाउंट ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, गोल छोटा है तो अमाउंट कम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस में आपके पास 2 विकल्प है, एक तो है सिंगल पेमेंट, एक होता है रेगुलर प्रीमियम। सिंगल और रेगुलर में फ़र्क यही है कि सिंगल में आप एक बार इन्वेस्टमेंट जो प्रीमियम देते हैं, वो प्रीमियम आपको एप्लीकेबल होता है जब तक पॉलिसी रन करती है, और रेगुलर में आप हर साल उसको देते हैं। और डिपेंड करेगा कि आपके पास कैश फ्लो कितना है। अगर आपको लगता है कि एक सिंगल टाइम में दे के आप मुक्त होना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेगुलर टर्म में ही पेमेंट कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ धनंजय सर, जो आज गोरखपुर की धरती पे पहली बार आए और तमाम ऐसे व्यापारियों को, तमाम ऐसे बैंकर्स को, तमाम अपनी एक छाप छोड़ा है। और ये हमें लगता है कि ये लोग काफ़ी आगे जाएंगे। मृत्युंजय पांडे, न्यूज़ टुडे।